जी हां, सवाल बड़ा है और सवाल पूछा जा रहा है। नूह हिंसा के बाद जो सरकार ने किया वो तो जरूरी था ही। सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी और होमगार्ड के जवान अपना काम कर रहे थे, लेकिन उनका क्या कसूर था जो बेकसूर अपनी जान गंवा चुके हैं? ये नूह हिंसा का मास्टरमाइंड है कौन? ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है। क्या सुनियोजित तरीके से हिंसा की गई? क्या पहले से ही सब कुछ तय था? क्या प्लानिंग के तहत इस हिंसा को अंजाम दिया गया? क्या ये वाकई में एक षड्यंत्र था जैसे कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल को भी लगता है? तो क्या यह टाला जा सकता था जैसे कि भूपेंद्र हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री को लगता है? आज इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने का प्रयास करेंगे। एक बड़ी चर्चा हम करने जा रहे हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष कैसे राजनीति में उलझ गया है, यह भी आज बयानों के जरिए आपको हम दिखाने जा रहे हैं। निश्चित रूप से एक बड़े षड्यंत्र का कहीं ना कहीं हिस्सा लगता है। तो इस तरह का घटना ये टाली जाए, ये घटना को टाला जा सकता है। तो सवाल तो यही है कि क्या ये षड्यंत्र टल सकता था? षड्यंत्र हम नहीं, षड्यंत्र किसी और को लगता है, और टल सकता था ये भी किसी और को लगता है, और ये दोनों राजनीतिक चेहरे हैं। तो ऐसे में पहले क्या कहा जा रहा था? सत्ता पक्ष खुद ये कह रहा था कि राजनीति तो कम से कम नहीं होनी चाहिए इस मसले पर, सबको एक साथ एक मंच पर आकर शांति की अपील करनी चाहिए ताकि इस हिंसा को और बढ़ावा ना मिल सके, और राजनीति ऐसा कर सकती है। लेकिन राजनीतिक और राजनीतिक लोग कई बार मजबूर हो ही जाते हैं। जो बयान सुधांशु त्रिवेदी का मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं वो इसी ओर इशारा करते हैं कि अब आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुका है। नूह हिंसा पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हरियाणा में ही नहीं बल्कि केंद्रीय स्तर पर भी शुरू हो चुका है। केंद्रीय स्तर पर बीजेपी ने कांग्रेस को जमकर घेरा। बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी का कांग्रेस विधायक पर आरोप, उकसावे का बयान सदन के पटल पर विधायक दे रहा है। हिंसा एक षड्यंत्र का हिस्सा थी, ये बीजेपी कह रही है। ये बीजेपी ने कहना शुरू कर दिया है, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही गई है। दो बयान हम सुनवाते हैं आपको सुधांशु त्रिवेदी के, सुनिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बयान भी सुनवाएंगे, उनको क्या लगता है यह भी जानना जरूरी है। पहले सुनिए सुधांशु त्रिवेदी को। ने कहा हरियाणा में उकसावे का बयान सदन के पटल पर विधायक दे रहा है। उनके जो वाक्य हैं उसे मैं यहां पर रिपीट नहीं करना चाहता, वो सीधे हिंसा को उकसाने वाले। उसके बाद उस विधायक का फेसबुक पोस्ट, वो फेसबुक पोस्ट सीधे सीधे हिंसा को उकसाने वाला। इसलिए यह बात और गहरी शंका उत्पन्न करती है कि यह हिंसा एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा थी जो जांच के बाद बाहर आएगी। कांग्रेस का विधायक हरियाणा का हो या किसी अन्य प्रांत का हो, या मैं याद दिलाना चाहता हूं दिसंबर 2019 में तो कांग्रेस की अध्यक्षा ने बोला था ना, सड़क पे निकलो और आर पार की लड़ाई लड़ो। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के विधायक या जो हरियाणा में है वो उसी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के वह निर्देश को जो उन्होंने उस समय में दिया था, शायद उसी को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए हरियाणा की यह हिंसा कांग्रेस पार्टी के ऊपर और बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रही है। फिलहाल हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे हम चर्चा करते हैं। नूह हिंसा को लेकर सवाल बहुत से हैं, जवाब लेने का भी प्रयास करते हैं। जेजेपी से दीप कमल सारण साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर स्वागत है आपका। वेद प्रकाश विद्रोही कांग्रेस की ओर से हमारे साथ इस पैनल में, इस चर्चा में शामिल हो चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। दीप कमल जी, सबसे पहला सवाल आपसे, क्योंकि हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का बयान कुछ देर बाद हम सुनवाने जा रहे हैं दर्शकों को, उससे पहले मेरा सवाल आपसे है, सत्ता पक्ष की ओर से अगर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत बीजेपी के कुछ नेताओं की मैं बात करूं, जैसा कि सुधांशु त्रिवेदी को आपने सुना भी, आपको भी लगता है कि यह कोई षड्यंत्र है, सोचा समझा नूह हिंसा? दीप कमल जी। कमल जी, मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूं। सर अभी आवाज आ रही है मेरी? अभी सुना सर, हल्का सा। आवाज आ रही है सर आपको?
वेद प्रकाश जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? पहुंच रही है। जी वेद प्रकाश जी, मैं आपसे सवाल पूछता हूं। सत्ता पक्ष की ओर से खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान हमने सुनवाया और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह कहा कि लगता है कि षड्यंत्र है, ये साजिश है। और सुधांशु त्रिवेदी तो एकदम आगे बढ़कर कह रहे हैं कि उकसावे वाला बयान तो सदन में कांग्रेस के विधायक देते हैं। ये क्या करवा दिया सर आपने? दीप कमल जी को, आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। सबसे पहले मेरी नू मेवात के लोगों, अहिरवाल और दक्षिणी हरियाणा और पूरे हरियाणा के लोगों से विनम्र प्रार्थना है कि वो सांप्रदायिक उन्मादी संघी धर्म की अफीम न चाटें, शांति और भाईचारा बनाए रखें और आपसी शांति भाईचारे सद्भाव से प्रदेश और देश का भाईचारा मजबूत करें। अब मैं बात करता हूं सबसे पहले सुधांशु त्रिवेदी जी। जी। सुधांशु जी ने जिस बयान का हवाला दिया है वो आपने भी सुना होगा। फरवरी के अंदर बजट सेशन का ये मामन खान का बयान है। किस संदर्भ में है ये भी आपको पता है, क्योंकि भाजपा वाले षड्यंत्रकारी खुद हैं, असत्य बोलते हैं, अर्धसत्य बताते हैं, इसलिए पूरी बात नहीं बताते। जनवरी के अंदर जो भिवानी की बनी के अंदर गोपालगढ़ अलवर के भरतपुर के 2 अल्पसंख्यक लोगों को जिंदा जलाकर मारा गया था, उनमें मोनू जो है मानेसर, जो बजरंग दल का कार्यकर्ता है, आरएसएस का कार्यकर्ता है, उसका भी हत्या में नाम। ये आरएसएस का कार्यकर्ता है, पक्की बात है। हाँ, उस समय सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर धमकियां दे रहा था और हरियाणा पुलिस राजस्थान पुलिस को सहयोग नहीं कर रही थी उसको गिरफ्तार करने में। ये सबके सामने है। उस संदर्भ में बात आई थी कि भाई ये मोनू मानेसर है कौन, ये जो हमको धमकियां दे रहा है और पुलिस उसे गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही, और वो इतना ही हमको धमकियां दे रहा है तो आ जाना मेवात में, हम उसको देख लेंगे। ये बात उस संदर्भ में कही गई थी जिसका इस हिंसा से कोई लेना देना नहीं। ठीक है। फिर भी अगर भाजपा के लोग इसको इस हिंसा से जोड़ना चाहते हैं तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये बयान कहां दिया गया था? फरवरी के अंदर विधानसभा के सदन के अंदर। जी। सदन का मास्टर कौन है? स्पीकर। स्पीकर किसका है? भारतीय जनता पार्टी का। अगर ये उनका बयान गलत था और हिंसा भड़काने वाला था जैसा सिद्धांत भाजपा के लोग कहते हैं, आपको नहीं लगता वो उकसावे वाला बयान था? मुझे इतना बता दीजिए वेद प्रकाश जी, वो बयान क्या, वो स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता क्या वो सत्संग में दिया हुआ बयान था? उकसावे वाला बयान नहीं था? निकाला। वो कैसा बयान था, आप खुद सोचिए। हाँ, मैं कह रहा हूं कार्रवाई से क्यों नहीं निकाला? मैं विधानसभा में जो भी बयान वो ठीक है, नहीं निकाला, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि उस बयान को आप क्या संज्ञा देंगे? मैं ये पूछना चाहता हूं। तो कह रहा हूं ये केवल उसी मोनू मानेसर और जो भिवानी की जो हिंसा थी केवल उसके संदर्भ में था, और वो भी इसलिए था क्योंकि जो मोनू मानेसर धमकियां दे रहा था। मोनू मानेसर इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि सदन में जनता के मुद्दे, आप गली और सड़क के मुद्दे या फिर आम मुद्दे ना उठाकर आप मोनू मानेसर का मुद्दा उठाएंगे क्या? इतना बड़ा हो गया मोनू मानेसर। आप उसका एक पोर्शन तो दिखा रहे हैं, हाँ। उससे अगली बात भी दिखाइए ना। ठीक है। आगे क्या कहा था, पीछे क्या कहा था, वो बयान क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और वो आप दिखाएंगे लोग भी भाजपा की लाइन टो करते हैं, ठीक है, अधूरी बात बताते हैं और हमसे फिर सवाल पूछते हैं। अगर आप में दम है, सवाल भी ना पूछे, निष्पक्ष सरकार है, ठीक है, उनका आगे पीछे का पूरा बयान सुना दीजिए। सर सुनवाया था कल मामन खान मोनू मानेसर दोनों को एक ही तस्वीर में रखकर सुनवाया था। एक ही तस्वीर में रखकर सुनवाया था, उसकी चिंता मत कीजिए। सुनवाया था, एक ही तस्वीर में रखकर सुनवाया था मैंने। मामन खान को भी सुनवाया था और मोनू मानेसर को भी सुनवाया था कि दोनों ने क्या कहा। समझ जाए किस संदर्भ में बयान दिया था। मैंने दोनों ने, मैं पॉलिटिकल बातें कर रहा हूं यहाँ पर। अगली बात पर आइए अब आप जी। अब मुख्यमंत्री जी ने कहा षड्यंत्र है। देखिए, आपने एक चैनल का स्टिंग ऑपरेशन देखा होगा और नहीं देखा होगा तो मैं उसका सुनवा देता हूं आपको। जो जिला पुलिस का सीआईडी निरीक्षक है, इंस्पेक्टर है, वो खुद कह रहा है कि 10 दिन पहले हमने सरकार को सूचना दे दी थी कि दोनों तरफ से हिंसा होगी, दोनों तरफ से तलवारबाजी हथियार आएंगे। अच्छा। और सावधानी बरती जाएगी। ठीक है। अब सरकार ने इस रिपोर्ट को क्यों नहीं पढ़ा, ये तो सरकार बताएगी। और गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि मेरे पास ये रिपोर्ट नहीं आई, तो आपने सीआईडी इंस्पेक्टर से पूछो कि वो रिपोर्ट आखिर है कहां। वो तो कह रहे हैं कि मैंने पुलिस को भी दिया था, पूछ लेता हूं, सीआईडी को भी दिया था और मुख्यमंत्री को भी दिया था। ठीक है। और तीसरा बयान हमारे गुड़गांव के सांसद का आप देखिए,
कल ही गुड़गांव के सांसद जो रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, तीनों जिलों से सांसद है राव इंद्रजीत सिंह ठीक है। जी, वो 10 साल कांग्रेस के भी सांसद रहे हैं जी, जी। और 10 साल से लगातार बीजेपी के सांसद हैं, अर्थात वो 20 सालों से सांसद हैं यहीं से लगातार। वो खुद प्रधानमंत्री से मिलने के बाद एएनआई में जो उन्होंने इंटरव्यू दिया था, वो खुद कह रहे हैं कि ऐसे वीडियो मौजूद है जो दोनों तरफ से गोलियां चलाई जा रही हैं। ठीक है, अगर मैं एक बात आपके पूछ लूं पास सर? ना हो, एक सेकंड, दीप कमल जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, एक उनका रिएक्शन मैं ले लूं ताकि उनकी भी भागीदारी इस डिबेट में हो जाए। खत्म कर रहा हूं सर। आपके पास अगर वीडियो ना हो तो मैं वीडियो आपको भेज देता हूं। पुलिस की मौजूदगी में बजरंग दल के लोग गोली चला रहे हैं, पुलिस वहीं मौजूद है, पुलिस ने क्यों नहीं रोका? वीडियो दोनों अगर तरह के आपको वो हैं, वीडियो वीडियो तो नहीं दोनों मैं तरफ भेज के देता हैं। हूं आपके पास। हाँ, वीडियो दोनों तरफ के हैं, हमारे पास है। जिम्मेदारी किसकी है? हम ज्यादा ये नहीं दिखा षड्यंत्र सकते सर, किसने हमारी भी रचा? मजबूरी है। हिंसा भड़काने का काम हम नहीं करते, नेता करते होंगे, मैंने नहीं कब करते। कहा आप भड़काने का काम करते हैं? मैंने तो नहीं कहा है। नहीं, मैं मैंने कह रहा हूं कहा वैसे, मैं वीडियो सारी वीडियो नहीं अगर दिखा आप सकते ना, चाहें तो मैं हमें आपके पता है पास वीडियो भेज है। सकता हूं, मैंने किस सोशल तरह मीडिया कहा वाला है। काम हम कर आप देंगे तो अपने फर्क क्या समझ रहेगा? मेरे मुंह में क्यों डाल मैं रहे दीप हैं कमल भाई? जी से पूछ मैंने लेता हूँ तो सवाल, आपका जो नाम आपने नहीं सवाल लिया, उठाए ना हिंसा वेद भड़का प्रकाश रहे जी, हैं। मैंने वेद तो प्रकाश जी, बजरंग आपने दल का इंपॉर्टेंट नाम सवाल लिया उठाए है। हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाए आपने, मैं जवाब ले लेता हूं सत्ता पक्ष से। हमारे साथ दीप कमल जी जुड़े हुए हैं क्योंकि सहयोगी हैं हरियाणा में सत्ता में। दीप कमल जी, षड्यंत्र लगता है जेजेपी को भी, जैसा कि बीजेपी की ओर से इशारा किया जा रहा है और कांग्रेस के विधायक को भी इसमें घसीट लिया गया कि भड़काऊ भाषण दिया गया, उकसावे वाला बयान दिया गया, लेकिन यहां पर कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ और बातें कह रहे हैं और कह रहे हैं कि नजरअंदाज किया गया है इनपुट को, जो इनपुट दिया गया सीआईडी की तरफ से। देखिए, अफसोस की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता विद्रोही जी वरिष्ठ व्यक्ति हैं, उसके बावजूद उनकी सारी बातें एक तरफा हैं। वो अपने विधायक के बचाव में और एक समुदाय के बचाव में ही सारी बातें कह रहे हैं, जबकि जो हिंसा हुई है और जो उकसावे की चीजें हुई हैं, जो तोड़फोड़ हुई है, उसके अंदर अगर ये देखेंगे तो उसके अंदर इनको ऐसी बातें, अपनी बातों के सपोर्ट में कुछ नहीं मिलेगा। सारी जो हिंसा की गतिविधियां हैं वो कहाँ से शुरू हुई, किन लोगों ने पथराव शुरू किया, किन लोगों ने नूह में जो ट्रैफिक पुलिस की चौकी है उसको तोड़ा, उस पर अटैक किया, बड़खली चौक पर जो चौकी है उसको किसने तोड़ा, और सबसे बड़ी बात जो नूह का साइबर थाना है जहां पर साइबर अपराध के खिलाफ काम चल रहा था और बड़ी संख्या में मेवात क्षेत्र के जो लोग साइबर क्राइम में जो फोन कॉल के जरिए लोगों से पैसे ऐंठने का काम करते थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की, एफआईआर दर्ज हुई है और उनको अरेस्ट किया गया है, उनके नाम वहां पर हैं। उस रिकॉर्ड को कौन नष्ट करना चाहता था? धर्म की बात अलग है, अगर धर्म के मामले में किसी ने किसी को उकसाया है तो उसकी प्रतिक्रिया धार्मिक रूप से या सामाजिक रूप से कहीं दिखेगी। पुलिस की चौकियों पर अटैक और साइबर थाने पर अटैक क्यों होगा अगर कोई धर्म से प्रेरित है तो? ये बात पुलिस जांच कर रही है, सारी चीजें वहां पर उनकी निगरानी में है। सारे जो प्रमुख लोग हैं वहां के एक्टिव लोग हैं, उनके पिछले कई महीने की सोशल मीडिया की एक्टिविटीज, बाकी जगह जो उन्होंने भाषण दिए हैं, टीवी पे क्या आया है, किस यूट्यूबर को क्या कहा है, कहां पर क्या भाषण दिया है, वो सारी चीजें जिला प्रशासन और जो बाकी विशेष अधिकारी वहां पर भेजे गए हैं, 3 टीमें बनाई गई हैं इस काम के लिए, वो कर रही हैं। 45 के आसपास 45 एफआईआर हो चुकी हैं और 100 से ज्यादा लोग अरेस्ट हैं। उसके अलावा बहुत सारे और लोग भी हिरासत में हैं जिनकी भूमिका को तय करके उनको या तो गिरफ्तार किया जाएगा या फिर उनको छोड़ दिया जाएगा। पुलिस अपना काम कर रही है और संतोष की बात यह है कि पिछले 3 दिन से सब कुछ शांत है, सारी चीजें नॉर्मल हैं, ना आज कोई घटना हुई, ना कल कोई हुई, ना परसों कोई घटना हुई। जी। जो सारी बातें हैं, जो सारा घटनाक्रम है वो परसों से पहले वाले दिन का है। चीजें नॉर्मल हो रही हैं और अब तो शाम को अभी 1 से लेकर 4 बजे तक तो वहां पर इंटरनेट भी बहाल कर दिया गया है जी। तावड़ू में वैसे घटना हुई है, वैसे तावड़ू में घटना 3 घंटे के लिए इंटरनेट शुरू किया गया है और अगर चीजें ठीक रही तो आने वाले दिनों में और भी इंटरनेट को नॉर्मल किया जाएगा। 2 घंटे में कर्फ्यू में डील दी जा रही है, अगर नॉर्मल रहा ठीक ठाक तो जी। दीप कमल जी, इससे पहले कि मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं, मैं हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का बयान सुनाना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नूह हिंसा मामले में हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने एक बड़ा बयान दिया था कल। इस हिंसा में पॉलिटिकली लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, इस बात के संकेत दिए गए। एक आदमी के कहने पर, मोनू माने सर की बात हो रही थी, एक आदमी के कहने पर इतनी बड़ी हिंसा नहीं हो सकती, ये दुष्यंत चौटाला को लगता है। सीधे उनका बयान सुनवाते हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाने का भी समय होगा। सुनिए दुष्यंत चौटाला का इंपॉर्टेंट बयान। सोशल मीडिया के माध्यम से ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये बना है और उसके उपरांत
किस दिन आकर ये कॉन्फ्लिक्ट इतना बढ़ गया कि हिंसा उस एरिया में हुई, सबको असेस करने के लिए टीम्स लगा दी गई हैं। सारा मॉनिटर करके ही इस पे कोई बात कही जाए ज़्यादा बेहतर। एक व्यक्ति के वीडियो से पूरा घटनाक्रम नहीं हुआ, ये चेन ऑफ इंसिडेंट्स है। इसके अंदर पॉलिटिकली भी इन्वॉल्व लोग हैं और ऐसे सोशली इन्वॉल्व लोग भी हैं जो अपने आप को सोशल एक्टिविस्ट कहते हैं। उन सब को प्रॉपरली हम मॉनिटर कर रहे हैं और मैंने पहले दिन भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, जो दोषी है उसके खिलाफ सख्त है। सोशल वेद प्रकाश जी, मेरा सवाल आपसे है, दुष्यंत चौटाला जी को जो लगता है उससे आप इत्तेफाक रखते हैं क्या? पॉलिटिकली कोई इन्वॉल्व हो सकता है क्या? दुष्यंत चौटाला जी उप मुख्यमंत्री हैं, उनके पास ज्यादा जानकारी होगी, मेरे से ज्यादा जानकारी है, स्वाभाविक है। पर आप उनके पहले दिन का बयान क्यों नहीं सुनवाते हैं? उन्होंने फर्स्ट जो उनकी प्रतिक्रिया थी, उनकी पहली प्रतिक्रिया बड़ी साफ थी और उनका साफ इशारा आयोजकों की तरफ था कि उन्होंने जानबूझकर प्रशासन और पुलिस को गुमराह किया था, पूरी जानकारी नहीं दी थी, इसलिए हिंसा हुई। पहला बयान उनका। दूसरी बात, आप बड़ी सुविधा के साथ आपने मेरे से कुछ सवाल पूछे, मैंने उनका जवाब दे दिया, बिल्कुल दिया। अब मैंने अपनी बात तो रखी नहीं और दीप कमल जी ने बड़ी सुविधा के साथ मेरे ऊपर थोप दिया कि मैंने एक वर्ग की बात की। मैंने क्या कहा था कि दोनों वर्गों की तरफ से हिंसा की तैयारी थी, मैंने ये नहीं कहा एक वर्ग की तरफ थी। और मैं तो केवल आपके ही सवालों का जवाब दिया था, अपनी बात तो मैंने कही ही नहीं। ठीक है, बोलिए सर, मुझे मौका ही नहीं मिला। नहीं, मौका मैंने तो हर बात आपका सवाल का ही जवाब दिया ना, तो मुझ पर ये कैसे थोप दिया कि भाई कांग्रेस के लोग ये किस तरह उनको बचा रहे हैं? मैंने पहले ही कहा था हिंसा गलत है, शांति होनी चाहिए। अब मैं ये तो कह नहीं रहा कि एक तरफा हुआ है, मैंने तो ये कहा है कि चाहे उप मुख्यमंत्री जी का बयान सुन लीजिए आप, चाहे राव इंद्रजीत का बयान सुन लीजिए और चाहे सीआईडी इंस्पेक्टर का बयान सुन लीजिए, सभी का ये मानना है कि दोनों तरफ से उपद्रव हुआ है और दोनों तरफ से तैयारी हुई है और प्रशासन को जानकारी होते हुए भी प्रशासन ने कुछ नहीं किया। और मैंने आपको वीडियो की बात इसलिए कही थी कि ये लोग कह रहे हैं कि भाई एक लोगों के पास असला था। मैं राव इंद्रजीत की बात की पुष्टि के लिए आपको कहा, मेरे पास 2 वीडियो मौजूद है, जिन वीडियो के अंदर पुलिस की मौजूदगी में, मैं अकेले की बात नहीं कर रहा, जो दंगाई है, जिनको मेवात के लोग हैं, वो जो अराजक तत्व हैं, उन्होंने तो बिना पुलिस की मौजूदगी में पीछे से गोलियां चलाई है, मकानों पे चलाई है, पहाड़ पर चलाई है। और जो बजरंग दल के लोग हैं उन्होंने तो पुलिस प्रकाश जी, आपको लगता है कि मोनू मानेसर को बचाने का कोई प्रयास कर रहा है? तो मोनू मानेसर को बचाने की कोई कोशिश कर रहा है, आपको लगता है? ये जिम्मेदारी किसकी है, मैं तो आपसे ये पूछना चाहता हूं। ये जो हिंसा मोनू मानेसर को लेकर क्या कहेंगे आप? राजनीतिक मुद्दे पर आ जाओ आप। इसका फायदा राजनीतिक रूप से किसको होगा? आप हरियाणा की सामाजिक और भौगोलिक स्थिति को अच्छी तरह जानते हैं। मेवात को छोड़कर इनका वोट मैं इतने दूर तो जाना नहीं चाहता, इतनी गहराई में नहीं जाना चाहता किसको फायदा। मुझे नहीं लगता कि हिंसा से किसी को फायदा होगा, राजनीति को होता होगा तो मुझे ज्ञान नहीं है इतना। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ आपसे। सर मैं अपनी बात कहने लगता हूं, मेरे कुछ सवाल रह जाएंगे ना, इसलिए कह रहा हूँ। सवालों का जवाब फिर आप मुझसे सवाल मत पूछिए, मुझे अपनी पहले बात कह लेने दीजिए। बोलिए। मुझे तो अपनी बात कहने का मौका ही नहीं दे रहे। समय के अनुसार चल रहा हूँ ना सर। इसका मतलब ये है जो मैं इस नजरिए से देख रहा हूं वो तो मेरी सुन लीजिए। हाँ, बोलिए। 80% अल्पसंख्यक के लोग हैं, तीनों कांग्रेस के विधायक हैं। अगर हिंसा होती है और माहौल बिगड़ता है तो इसका सीधा नुकसान हरियाणा में किसको होता है? कांग्रेस को होता ठीक है। कांग्रेस को अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेगी कि वो इस हिंसा को बढ़ावा देंगे। हमारे लिए तो ये आवश्यक है कि हिंसा ना हो, ताकि प्रदेश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और जाति ध्रुवीकरण की राजनीति ना हो। हम इतने मूर्ख हैं क्या पॉलिटिकली कि खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे और जो हमारे पक्ष में हरियाणा के अंदर माहौल बना हुआ है उसको खराब करेंगे? तो कम से कम मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं, मैं ये नहीं कहता मेवात के लोग शामिल नहीं है, मैं ये नहीं कहता हूं साइबर क्राइम के लोग शामिल नहीं है, मैं ये नहीं कहता अराजक तत्व शामिल नहीं है, परंतु मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी और गंभीरता के साथ कहता हूं कि कम से कम कांग्रेस पार्टी का इस हिंसा के बढ़ावे से या इस हिंसा के षड्यंत्र से दूर दूर तक। प्रकाश जी, मोनू मानेसर को लेकर कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, मोनू मानेसर एक अपराधी है। अब विवाद उसकी वजह से शुरू हुआ। अगर पुलिस, जब उसने वीडियो डाला, पहला वीडियो, क्योंकि मैं तो इसी क्षेत्र का हूं, आपको शायद मालूम नहीं होगा, मैं तो रेवाड़ी का ही हूं और मैं जो हमारा एक ही रीजन है, तो मोनू मानेसर का जो वीडियो आया था, पहले वो वीडियो आया, फिर बिट्टू बजरंगी का वीडियो आया। मोनू मानेसर ने तो केवल इतना कहा था कि मैं आ रहा हूं, हम यात्रा निकालेंगे, सब आइए, मैं भी हाजिर रहूंगा।
और उसके सहयोगी बीटू बुजुर्ग ने कहा मैं फूफा हूं तुम्हारा, आने वाला हूं, मेरा स्वागत करो। उसके मुकाबले में मेवात के कुछ लोगों ने वीडियो डाला, अल्पसंख्यकों के लोगों ने, हम मार देंगे तेरा स्वागत करेंगे। तो ये ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पे दोनों तरफ से आ रहे थे और यहाँ के अखबारों में खबर पहले से ही मौजूद थी कि भाई ये झगड़ा होगा। अगर पुलिस, मेरा लास्ट बात, अगर पुलिस और प्रशासन ये कह देता कि हम मोनू मानेसर को किसी भी हालत के अंदर नहीं आने देंगे, तो मैं समझता हूं शायद हिंसा। मोनू मानेसर को कोई बचा आपको लगता है? देखो वो तो खुद तो था नहीं, पर भड़काया उन्होंने ही है, संगठन जो उधर से हिंसा हुई है। आपने आरएसएस का कार्यकर्ता तक बता दिया मोनू मानेसर को। शुरुआत में ही मोनू मानेसर को आरएसएस का कार्यकर्ता बताया था आपने इस चर्चा की शुरुआत। कार्यकर्ता ये तो सबको पता है, आपको नहीं मालूम? मुझे आश्चर्य है। वो बजरंग दल का कार्यकर्ता है, आरएसएस ओन करती है, भाजपा ओन करती है, और यदि खबरें अभी तक को नहीं मालूम तो मुझे आश्चर्य है। मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? आरएसएस का कार्यकर्ता बीजेपी के नेता मानते हैं मोनू मानेसर को? जी हाँ, जी हाँ। आपने कोई बयान सुना है? विश्व हिंदू परिषद ने, आपको मैं बयान सुना देता हूँ। सुरेंद्र जैन विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री हैं, उन्होंने यात्रा के 2 दिन पहले बयान दिया था कि मोनू मानेसर हमारा कार्यकर्ता है, कौन उसे रोक सकता है? ठीक है, मैंने नहीं सुना, शायद आपने मेरे ज्ञान में इजाफा कर दिया, मैं सुन लूंगा। अब आप नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है। मोनू मानेसर की बात हो गई है, तो मोनू मानेसर को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री का एक बयान सामने आया था। वेद प्रकाश जी, दीप कमल जी, वो बयान तो हमने सुना था, उसमें कहा गया था कि हम मदद करेंगे, राजस्थान पुलिस की भी अगर करनी पड़ी तो हम तैयार हैं इसके लिए। लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री का एक पलटवार सामने आया है, वो दर्शकों को थोड़ा सा हम बता दें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया है। हरियाणा पुलिस ने हमारी पुलिस का सहयोग नहीं किया है, गहलोत कह रहे हैं। यह भी कहा गया कि राजस्थान पुलिस जिस तरह से एफआईआर दर्ज कर चुकी है, लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल हर संभव मदद का बयान तो देते हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। वो ट्वीट एक बार दिखाइए अशोक गहलोत का। अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री का ट्वीट आपके सामने है, जिसमें उन्होंने ये बात कही कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कह तो दिया, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। ये उन्होंने इस ट्वीट के जरिए बहुत बड़ी बात कह दी है। तो राजस्थान भी इसमें अब आ गया है, राजस्थान की सियासत भी आ गई है, और उसके ऊपर एक और बयान सामने आया, क्योंकि वहां पर कांग्रेस की सरकार है, याद रखिएगा। दीपक जी, इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए, राजस्थान में जो केस दर्ज है, राजस्थान की पुलिस को और ज्यादा गंभीरता के साथ काम करना चाहिए, और हरियाणा पुलिस के पास अगर भी शेयर उनके साथ होना चाहिए। और जो 2 लोगों की हत्या की गई थी आपसे 4-5 महीने पहले, उसमें जो वांछित अपराधी है मोनू मानेसर जिसका नाम है, उसको जल्दी से जल्दी सलाखों के बीच पहुंचाना चाहिए। ऐसे जो असामाजिक लोग हैं और जो हिंसक प्रवृत्ति के लोग सभी के लिए खतरा है। किसी भावना के लिए, अपने किसी एजेंडे के लिए माहौल खराब करने की आजादी किसी को नहीं दी जानी चाहिए। और जहां तक ये मैटर है मेवात वाला, मैं उसमें इसलिए, क्योंकि विद्रोही जी नाराज हो रहे थे कि मैंने उनके बारे में कुछ बात कही, उन्होंने फिर से दोबारा से उदाहरण देते हुए कई चीजें वही कही जो इनकी पार्टी कहना चाहती है। इनकी पार्टी को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक धर्म के लोगों का बचाव कर रही है, तो अब इनको उसको एक्सपोज करना है। अब इनको वो एक्सपोज करना चाहते हैं। यहाँ डिबेट में बीजेपी से कोई व्यक्ति नहीं है, तो इनको नाराजगी मेरे से हो रही है। हम किसी के साथ नहीं है विद्रोही जी, मैं बिल्कुल स्पष्ट कर, हमारी पार्टी का ये एजेंडा ही नहीं है। हमारी पार्टी का ऐसा कोई एजेंडा नहीं है। मैं तो सख्त खिलाफ हूं ऐसे लोगों के जो धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, अपने वोटों के लिए धर्म का इस्तेमाल करते हैं। मैं तो उनके लिए बुरे से बुरा कामना करता हूं। उनको राजनीति में क्या, किसी दूसरी चीजों में भी कामयाबी नहीं मिलनी चाहिए। ऐसी सोच कोई रखता है और किसी के घर जले, किसी की प्रॉपर्टी जले, किसी के परिवार के सदस्य की जान जाए, ऐसी किसी भी चीज में जो उसका हासिल हो, जो उससे फायदा मिले, उसमें कोई इंसानियत नहीं है। जो कोई ऐसी सोच रख के राजनीति करता है वो गलत सोच है, देश विरोधी भी सोच है। वो सिर्फ समाज के लिए नहीं, वो देश के खिलाफ भी सोच है। जी दीप कमल जी, वेद प्रकाश जी, मैं आगे बढ़ते हुए एक बयान सुनवाना चाहता हूँ, उस पर चर्चा को आगे बढ़ा सकता हूँ। वो बहुत इंपॉर्टेंट बयान है मुख्यमंत्री मनोहर लाल और भूपेंद्र हुड्डा का। वेद प्रकाश जी, आप भी सुनना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है। वेद प्रकाश जी, 1 मिनट। 10-12 डिबेट होती है। वेद प्रकाश जी, और आपके प्रवक्ता मौजूद होंगे। वेद प्रकाश जी, मैं एक बार बयान सुनवाना चाहता हूं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और भूपेंद्र हुड्डा, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के। एक तरफ मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये षड्यंत्र हो सकता था, दूसरी तरफ भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि ये टल सकता था। वो बयान सुनिए, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। वेद प्रकाश जी, अपनी बात आप रख सकते हैं आगे, सुनिए। समाज की एक यात्रा जो हर वर्ष निकलती थी, उसका आयोजन किया जा रहा था, और कुछ लोगों ने एक षड्यंत्र रच करके उस यात्रा पर आक्रमण करना शुरू किया।
और आक्रमण न केवल यात्रा पर बल्कि पुलिस के ऊपर भी उन लोगों ने किया, जिसके परिणाम स्वरूप यात्रा को भी भंग किया गया और बहुत से स्थानों पर आगजनी की घटनाएं हुई, गाड़ियां जला दी गई। निश्चित रूप से एक बड़े षड्यंत्र का कहीं ना कहीं हिस्सा लगता है। देखिए, जो कल न्यू में जो हुआ बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हुआ, क्योंकि मेवात में जो कभी की बात 47 में भी नहीं, कभी मेवात के दिन में कभी आपस में कोई गोली हुआ, कल जो हुआ बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर प्रदेश की सरकार समय कदम उठाती, वहाँ होमगार्ड के न रखे थे, जबकि ऐसी खबरें चल रही थी शायद कोई ऐसा हो जाए, तो पूरी तरह से सरकार नहीं बरती गई। वेद प्रकाश जी, कांग्रेस पार्टी को लगता है कि ये सब कुछ टल सकता था। आप मानते हैं कि ये सरकार का और प्रशासन का पूरी तरह से फेल्यूर है? देखिए सर, अगर आप स्टिंग ऑपरेशन को देख लेंगे जी, और जो इंस्पेक्टर साहब की बात सुन लेंगे तो आप स्वयं समझ जाएंगे सरकार की फेलियर ही नहीं, सरकार की घोर लापरवाही है। और शायद आपको दूसरा तथ्य नहीं मालूम हो तो मैं वो भी आपको बता दूं, इतना संवेदनशील एरिया पहले से ही चैलेंजबाजी हो रही, और जो मेवात के एसपी हैं वो छुट्टी पर थे। मेवात में कोई एसपी ही नहीं था, आपकी जानकारी के लिए बता बिल्कुल दूं। छुट्टी पे थे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेवात का जो एसपी है और जो एडीजी है वो रेवाड़ी में ही बैठते हैं, मेरे रेवाड़ी में ही। जी, उनके जी, अंदर आपस में लड़ाई है जी। और ये कई बार आ चुका है अखबारों के अंदर, दोनों के अंदर आपस में ही लड़ाई है। तो पुलिस के अंदर भी तालमेल नहीं था। और दूसरी बात, आप एक बात और देखिए, मान लो मैं मुख्यमंत्री जी को बेनिफिट ऑफ डाउट दे देता हूं कि मैं मुख्यमंत्री जी को नहीं मालूम था, पर ये तो आप मानेंगे कि हिंसा हो गई मेवात में। और मेवात में हिंसा होने के बाद सोना में, बादशाहपुर में, गुड़गांव में, पलवल में, फरीदाबाद में क्या 40-50 संघ के आदमी, वीएचपी, बजरंग दल, आरएसएस के केवल 40-50 आदमी जी, जी, पुलिस की मौजूदगी में जी। क्या लोगों के घर जला सकते थे? क्या पुलिस ने रोका ही नहीं, मूक दर्शक बने रहे। आप दुनिया भर के जो चैनल्स हैं उनकी डायरेक्ट लाइव देख ले कि सरकार को जो रवैया था वो बिल्कुल ही उपेक्षापूर्ण रहा है। तो क्या मंशा और लगती है सरकार आपको सरकार की इसके पीछे? क्या मंशा देखिए, लगती है? मैं तो बड़ा स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि सारे मसले का आप चले जाइए 2016 के अंदर। 2016 में जब जाट आरक्षण के नाम पर हिंसा हुई, जब ध्रुवीकरण की राजनीति हुई, उसका फायदा किसको हुआ? अच्छा। और उस समय भी मुख्यमंत्री तान कर सोए हुए थे और कोई दंगाइयों को नहीं रोक रहे थे। आज भी वही स्थिति है। तो ये जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की और जातीय ध्रुवीकरण की राजनीति है, हरियाणा में किसी ठीक दल है। को फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। केवल मात्र भाजपा को फायदा होने वाला है, न कांग्रेस को फायदा होने वाला, न जसपा को फायदा मामन होने खान को वाला। क्लीन चिट, बिल्कुल मामन खान का इसमें कोई उकसाने वाला बयान नहीं था, ये कांग्रेस पार्टी अगर मान रही है। तो करे जांच, हमें कोई आपत्ति नहीं। अगर मामन खान जांच के दायरे में है, डीजी का बयान मैं सुन चुका हूं, और भैया पुलिस का जो एसपी का बयान सुन चुका हूं कि वो करें जांच के दायरे में, जरूर जांच करो। अगर मामन खान दोषी है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दो। ठीक है, हम तो कोई बीच में हस्तक्षेप ये अच्छी नहीं बात करेंगे। कही आप। अगर जरूर कोई भी जांच। इन्वॉल्व है, चाहे वो नेता हो, चाहे वो कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो जिसने गलत काम किया है, उसको पकड़कर सलाखों के पीछे धकेलना तो चाहिए। इसकी जांच तो हो ही रही है। अंतिम सवाल मैं लेना चाहूंगा आप दोनों से। दीपकमल जी, हमारा टाइटल है आज का, हमने ये बात कही है क्योंकि टल सकता था, ये तो कांग्रेस पार्टी कह रही है, षड्यंत्र ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। तो क्या वाकई में ये षड्यंत्र टल सकता था क्या? दीपकमल जी, कम शब्दों में। दीपकमल जी। नहीं, मुझे आपकी स्काइप से थोड़ी सी बस आवाज जी सुनाई सर, दी है। मेरा जी फोन जी, डिस्कनेक्ट मेरा सवाल ये था सर, क्या अगर ये आप रिपीट षड्यंत्र करें टल तो सकता शायद मैं था सुन पाऊं आप। अंत में? देखिए, अगर आप ये कह रहे हैं कि आखिर में क्या बात, इस चीज का निष्कर्ष क्या है, मैं तो ये मानता हूं कि चीजें नॉर्मल हो रही हैं। कर्फ्यू में ढील दी जा रही है, इंटरनेट सेवा धीरे धीरे बहाल की जा रही है, और 3 एफआईआर कल शाम को दर्ज हुई हैं, बिल्कुल सिर्फ हुई। सोशल मीडिया से संबंधित। जो सोशल मीडिया पर लोग अलग अलग तरीके से अपनी भावनाओं को जाहिर करके कोई लोगों को भड़का रहे हैं, तो जी, मैं मानता हूं कि आसपास के जो बाकी जिले हैं उन सभी को भी, और सभी को कम से कम नॉर्मल होने तक अपने आप भावनाओं को काबू में रखना चाहिए, और जांच अच्छे से होनी चाहिए।
एक खास बात ये इसके साथ ये है कि जैसे हम कह रहे थे कि सारी घटनाएं तो 3 दिन पहले की हैं। देश के अंदर माहौल आज तक भी यही जा रहा है कि शायद आज भी वहां पर हिंसा हो रही है, आज भी आगजनी हो रही है। वो हम लोगों को ये मैसेज पॉजिटिवली दें कि अब चीजें नॉर्मल की तरफ बढ़ रही हैं और नॉर्मल हो रही हैं, और जो गुनहगार हैं किसी भी पक्ष के हों उनके खिलाफ पुलिस जांच कर रही है और उन सभी को जल्दी से जल्द सजा मिलनी चाहिए। वेद प्रकाश जी, दीपकमल जी, आप दोनों ने ये बात कही है और साझा तरीके से कही है कि हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और धीरे धीरे आप भी शांति की अपील कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं और सब कुछ शांत है ये भी हम भी कहना चाहते हैं। तस्वीर हमने दिखाई है, कर्फ्यू में ढील दी गई है थोड़ी और उसके बाद सामान्य स्थिति लग रही है नो में। बाकी जगह भी शिक्षण संस्थान गुरुग्राम में भी खुल चुके हैं। ये अपडेट पहले ही खबर तक आपको दे चुका था। जहां भी हिंसा हो रही है ये बर्दाश्त ना आप करें और सामाजिक ताना बाना बना रहे और असामाजिक तत्वों से दूर रहे और जो भी ऐसी बातें कर रहा है उनको चुप करवाए, क्योंकि सब एक है और देश हमारा एक है। विचार अलग हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वेद प्रकाश जी और दीपकमल जी, आप दोनों का, आप इस चर्चा में शामिल हुए, आपने चर्चा में शामिल होकर अपनी तरफ से बातें रखी।